तो हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम सिलसिला इश्क का एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 10वां भाग लेकर आ गए हैं। इसके पहले के भाग देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे की कहानी को शुरू करते हैं। तनीषा ने जब अपने होठों को मयंक के होठों पर रखा था तो जैसे उस एक क्षण में उसकी सारी उलझनें, सारे सवाल और वो सारा दिखावा जो वो अब तक करती आ रही थी टूट कर गिर पड़ा था। बारिश की धीमी बूंदें अब उसके बालों से होकर गालों तक सरक रही थी, लेकिन न किसी को सर्दी लग रही थी न कोई हिचक थी। बस उस पल का एक गहरा, सच्चा और पूरी तरह दिल से निकला एहसास था। मयंक की आंखें जैसे एक क्षण के लिए बंद हो गई थी और उसने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर कस लिया था, ना बहुत ज़्यादा कस के ना बहुत हल्के से, बस इतना कि तनीषा खुद को पूरी तरह सुरक्षित और अपनाया हुआ महसूस कर सके। वो कि सब धीमी हो चुका था, लेकिन उसकी गर्माहट अब भी उनके होठों पर टिकी थी, और जब दोनों ने अपनी आंखें खोली तो वो लम्हा जैसे ठहर सा गया था। तनीषा ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ हल्के से मुस्कुराई और उसकी टी शर्ट की कॉलर को दोनों हाथों से पकड़ लिया, जैसे वो अब ये कह रही हो कि अब कहीं नहीं जाने देना तुम्हें। मयंक ने उसकी आंखों में झांका और कहा, और वहां उसे कोई मजाक, कोई चिढ़, कोई चुलबुलापन नहीं दिखा, सिर्फ प्यार था जिसे अब और छुपाया नहीं जा सकता था। उसने बहुत धीरे से कहा, तानी, ये जो हुआ ये सिर्फ एक इम्प्लोसिव मोमेंट था या? तनीषा ने उसकी बात बीच में काट दी। अगर मैं कहूँ कि ये मेरी सबसे ज़्यादा सोची समझी इम्प्रूवमेंट्स थी तो? मयंक मुस्कुराया। फिर तो मैं उस प्लानिंग के लिए शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे होठों पर तुम्हारी मोहब्बत उतार दी। दोनों कुछ देर तक सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े रहे, बिना किसी शब्द के, जैसे वो बारिश भी अब उनकी तरफ से सब कुछ कह रही थी। और फिर मयंक ने उसकी हथेलियों को अपने होठों से छुआ और कहा, चलो अब कहीं बैठते हैं, वरना तुम्हारी आंखों में मैं बाढ़ ला दूंगा। तनीषा हंस पड़ी। बाढ़ तो पहले ही ला चुके हो, अब कहीं कॉफ़ी पिलाओ, वरना ये प्यार चाय की कमी से अधूरा रह जाएगा। उधर उसी समय अनवी और दक्ष अपने कॉटेज के उस मध्यम रोशनी वाले कमरे में एक दूसरे के कंधों से टिके बैठे थे। उनकी आंखें अब भारी थी, लेकिन दिलों का भार जैसे बहुत हल्का हो चुका था। अनवी ने धीमे से कहा, आप जानते हैं, आज जब आपने मेरा हाथ पकड़ा था तो पहली बार ऐसा लगा कि शायद मैं सच में किसी की हो सकती हूँ। दक्ष ने उसकी ओर देखा, उसके बालों को हल्के से पीछे किया और बोला, तुम हमेशा से किसी की हो सकती थी अनवी, फर्क बस इतना था कि कोई तुम्हें इस तरह समझ सके या नहीं। अनवी ने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली, और अगर मैं अब पीछे मुड़कर देखूं तो शायद यही वो दिन होगा जो मैं बार बार जीना चाहूंगी। दक्ष ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तो एक बार और जिए, लेकिन मेरी तरह। और फिर उसने बहुत धीरे से, बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में उसके होठों को चूमा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई सुबह की पहली धूप को महसूस करता है, नर्म, धीमी और पूरी तरह आत्मा से जुड़ी हुई। उस लिप टू लिप किस में इस बार कोई संकोच नहीं था, कोई असमंजस नहीं था। अनवी ने उसकी गर्दन को थाम लिया और उस पल को पूरी तरह ओढ़ लिया, जैसे वो कोई दुआ हो जिसे अब उसकी आत्मा ने पूरी तरह अपना लिया हो। उनके बीच अब जो धड़कनें थी वो एक लय में चल रही थी। वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि सांसों का अंतर भी महसूस हो रहा था। बीच में एक सॉन्ग बजने लगा, धीमा धीमा लफ्ज़ों वाला, बिल्कुल उनके एहसासों की तरह। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी, ये सवाल आए। और उस लय में उनकी उंगलियां अब एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी। वो हर छोटी छोटी हरकत, जैसे उनके कान के पीछे बालों को पीछे करना, उनके नाक पर हल्का सा स्पर्श, उसके गालों को अपनी उंगलियों से महसूस करना, सब कुछ ऐसा था जैसे उनकी रूहें एक दूसरे को पढ़ रही थी।
कई पल तक वे यूं ही उस कॉटेज के एक ही रजाई के नीचे बैठे रहे, पास पास, एक दूसरे की धड़कनों को अपनी हथेलियों में लिए हुए। अनवी ने अपना सिर उसकी छाती पर रखा और धीरे से उसकी धड़कनें सुनने लगी। उसने कहा, आपकी धड़कनें मुझे लॉबली जैसी लगती हैं, जो हर बार मुझे सुकून देती हैं। दक्ष ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी नींद हो, जिसे मैं कभी टूटने नहीं दे सकता और ना ही टूटने देना चाहता हूँ। तनीषा और मयंक दूसरी तरफ अब एक शांत जगह पर कैफे की खिड़की के पास बैठे थे। बाहर अब बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन कांच पर फिसलती बूंदों की लकीरें अब भी बची थी। मयंक ने उसका हाथ थामा और कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम जब गुस्से में होती हो, क्या तुम जानती हो कि जब तुम गुस्से में होती हो तो तुम्हारे होठों का कर्व और भी शार्प हो जाता है और किसेबल भी। तनीषा ने उसके हथेली में चुटकी काटते हुए कहा, अब बस करो, वरना मैं फिर से इम्पल्स में कुछ कर बैठूंगी। मयंक ने धीरे से उसकी कुर्सी खींच कर उसे अपने पास किया और कहा, इजाजत है। और तनीषा ने उसका गाल थाम कर कहा, अब से पूछना बंद करो, जो भी चाहिए ले लो, क्योंकि तुमसे ज़्यादा कोई और डिज़र्व नहीं करता। और फिर वो फिर से एक पैशनेट किस में खो गए। अब की बार उसमें जो प्यार था वो सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं, जीने के लिए था। रात का वक्त था। अनवी और दक्ष अभी भी एक ही रजाई के नीचे एक ही बेड पर पास पास लेटे थे। कमरे में धीमी धीमी रोशनी थी और बाहर जुगनुओं की झिलमिलाहट। अनवी ने धीरे से कहा, दक्ष, एक बात पूछूं? दक्ष ने उसकी हथेली को चूमा और कहा, पूछो ना। अनवी बोली, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं या सिर्फ मुझे समझते हैं? दक्ष ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर बोला, मैं तुम्हें समझते समझते तुमसे प्यार कर बैठा, और अब जब समझ चुका हूँ तो सिर्फ प्यार नहीं, इबादत करता हूँ। अनवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वो सुकून के थे। और उस सुकून में उसने अपना चेहरा उसकी छाती में छुपा लिया और धीरे से कहा, अब कहीं मत जाना, मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी जगह यही है। सुबह की हल्की धूप कमरे की खिड़की से होकर जब अनवी के पलकों पर पड़ी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें सबसे पहले उस छत पर गई जिसे उसने कल रात कई बार अपनी पलकों से छुआ था, और फिर उसकी निगाहें दक्ष की ओर मुड़ गई, जो अब भी चुपचाप उसकी ओर पीठ किए सो रहा था। उसके बाल थोड़े बिखरे थे और चादर आधी कमर तक सरकी हुई थी। अनवी ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों से उसकी पीठ पर हल्की सी लकीर खींची, जिससे दक्ष की नींद टूटी और वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ गया और बोला, गुड मॉर्निंग मिसेस हार्ट्रीप। अनवी ने हल्का सा तकिया उसकी तरफ फेंका। मिसेस मत कहिए, अभी रिश्ता ऑफिशियल नहीं हुआ है। दक्ष ने उसकी उंगलियां पकड़कर अपनी छाती पर रख ली और कहा, तो चलो आज से दिल ऑफिशियल। दोनों कुछ देर यूं ही चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर अनवी ने घड़ी की ओर देखा और बोला, मुझे अब हॉस्टल वापस जाना होगा। दक्ष ने धीरे से उसके माथे पर किस किया और कहा, ठीक है, लेकिन दिल यहीं छोड़ जाना, ताकि मैं दोबारा तुम्हें लाने का रीज़न बना सकूं। उधर मयंक और तनीषा भी अब कैफे से लौट चुके थे। मयंक आज रात दक्ष के घर ही रुक गया था, क्योंकि ना तो उसके पास जल्दी घर जाने की इच्छा थी और ना ही ऐसा कोई घर था जहाँ उसकी किसी के लिए कोई कमी हो। बचपन में ही उसके माता पिता एक हादसे में चले गए थे और दक्ष वो अकेला नहीं था, बल्कि वही कहानी उसके साथ भी थी। उसकी पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो चुकी थी जब वो सिर्फ 16 साल का था। तब से ये दोनों दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के भाई बन गए थे। दक्ष ने मयंक के लिए अपने घर में एक खूबसूरत सा कमरा तैयार कराया था। दीवार पर पुरानी तस्वीरें, मयंक की पसंद के गिटार, एक डिजिटल कैमरा जिसे वो बेहद प्यार करता था, और अलमारी में कुछ कपड़े भी, जैसे किसी अपने के लिए रखा जाता है। उसने कई बार कहा था, ये घर सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी है, जब चाहे आना। अगली सुबह जब अनवी हॉस्टल पहुंची तो तनीषा पहले से ही वहां थी। दोनों अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी थी, बाल खुले, चेहरे पर रात की हल्की थकान और होठों पर उस रात की स्मृति से भरी हुई मुस्कानें। तनीषा ने अनवी की तरफ देखा और बोला, तू बता,
पहली बार किसी लड़की के साथ रात बिताई, डर नहीं लगा? अन्वी मुस्कुराई और बोली, डर? शायद नहीं, क्योंकि उसके साथ ऐसा लगा जैसे कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। तनीषा की आंखें नरम हो गई। वो तुझसे बहुत प्यार करता है। और तू तू भी। अब ये एक्ट मत कर कि मुझे सिर्फ केयर लगता है। अन्वी थोड़ा शर्मा गई और बोली, हाँ, अब तो लगता है कि वो मेरा हिस्सा बन गया है। तभी तनीषा ने धीरे से कहा, और मयंक, उस पागल ने तो जैसे तुझे मेरी औकात ही दिखा दी। किस करता है और फिर पूछता है कि कैसी लगी। अन्वी हंस पड़ी और बोली, मतलब वो तुम्हें पड़ चुका है। तनीषा ने गले में तकिया डालते हुए कहा, बहुत ज़्यादा। और अब तो सच में दिल डरता है कि कहीं उसे खो ना दूं। दोनों बातें कर रही ही थी कि अचानक अन्वी को लगा कि कुछ गिरा और वो उठकर बाहर बालकनी की तरफ गई। वहीं फर्श थोड़ा गीला था, शायद किसी ने पानी गिरा दिया था। उसका पैर अचानक फिसल गया और वो जोर से चीखी, आह! अंदर तनीषा चौंकी और भागते हुए आई। अन्वी उधर उस समय दक्ष फोन पर था। मयंक उसके सामने बैठा था। कॉल चालू थी और अन्वी के फोन से उसकी चीख साफ सुनाई दी, आह! उसके बाद कॉल कट गया। दक्ष की सांसें थम गई। हेलो, हेलो, अन्वी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो खड़ा हो गया। कुछ हुआ है, अन्वी की आवाज़ आई थी। वो गिरी है शायद। मयंक भी तुरंत खड़ा हो गया। चल निकलते हैं। तनीषा ने उधर मोबाइल उठाया, देखा कि अन्वी फर्श पर पड़ी थी। उसका टकना मुड़ गया चुका था और दर्द से उसकी आंखों में आंसू थे। तनीषा ने फौरन इसे उठाया और मोबाइल पर कॉल लगाकर कहा, दक्ष, अन्वी गिर गई है, उसके पैर में चोट आई है। दक्ष लगभग चीख पड़ा, मैं आ रहा हूँ अभी। तनीषा ने तुरंत टोका, पागल हो गए हो क्या? हॉस्टल है ये, घर नहीं। लड़कों का आना मना है। लेकिन दक्ष ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा, मैं आ रहा हूँ चाहे जैसे भी। कुछ ही मिनटों में वो दोनों, दक्ष और मयंक, हॉस्टल के पास पहुँच चुके थे। लेकिन जैसे ही वो गेट के पास आए, गार्ड ने साफ मना कर दिया, लड़कों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, चाहे कुछ भी हो। मयंक बोला, भाई, अंदर मेरी बहन जैसी लड़की तकलीफ में है। गार्ड टस से मस नहीं हुआ। तभी दक्ष ने हॉस्टल की बाईं तरफ की पुरानी खिड़की की ओर इशारा किया। वो छोटा सा रास्ता जहाँ से स्टाफ का सामान आता है। दोनों बिना कुछ कहे उधर भागे। किसी तरह एक पुरानी बाउंड्री को फांद कर वो दोनों उस सकरी सी खिड़की तक पहुंचे। मयंक पहले चढ़ा, फिर उसने दक्ष को हाथ दिया। दोनों जैसे ही अंदर घुसे, वहाँ स्टाफ का एक बूढ़ा चौकीदार था, जिसने उन्हें देख कर कहा, अरे तुम लोग। मयंक बोला, अंकल, इमरजेंसी है, कोई भी सवाल बाद में करिएगा। और वो दोनों बिना रुके हॉस्टल के तीसरी फ्लोर तक भागे। तनीषा ने दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर घुसे। वहाँ अन्वी बेड पर थी, पैर में पट्टी की तैयारी हो रही थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दक्ष पर पड़ी, वो रोने लगी। दक्ष, मैं गिर गई थी, मुझे लगा शायद आप आओगे नहीं। दक्ष एक ही पल में उसके पास गया, उसके पास बैठा और उसका चेहरा थाम लिया। पागल हो क्या? तुम गिरो और मैं ना आऊं? ये कैसे हो सकता है? मयंक भी पास आकर बोला, अब से मैं इस हॉस्टल के रूल्स का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। तनीषा मुस्कुराई और बोली, इतने नियम तोड़ दिए, अब जुर्माना देना पड़ेगा। मयंक उसकी तरफ आया और बोला, जुर्माना क्या चाहिए? तनीषा धीरे से बोली, एक और किस। मयंक ने कहा, चलो इस बार गाल पर नहीं। और उसने बिना देर किए उसके हल्के से होठों पर चूम लिया। तनीषा ने उसकी शर्ट खींची और कहा, अब अगली बार ऑफिशियली प्रपोजल देना पड़ेगा, वरना ये सारी किस्से इलीगल होगी। दक्ष ने अन्वी की आंखें पोंछी और कहा, अब से कोई गिरा तो हम दोनों साथ गिरेंगे और साथ उठेंगे भी। अन्वी ने उसकी उंगलियां पकड़ ली। बस अब कुछ देर यहीं रहो। और वो दोनों उसी बिस्तर के पास एक दूसरे का हाथ पकड़े चुपचाप बैठे रहे, जबकि तनीषा और मयंक खिड़की के पास बैठे थे। पूरी रात उस हॉस्टल के तीसरे मंजिल पर चार दिल एक दूसरे की सांसों की गर्माहट में डूबे हुए थे। जब रात देर हो गई और हॉस्टल के कमरे में अन्वी का पैर पट्टी से बंध चुका था, तनीषा उसे कुछ दवाइयाँ और पानी देकर थक कर एक ओर बैठ गई और मयंक वहीं खिड़की की चौकी पर बैठा हुआ था।
जबकि दक्ष अभी भी अन्वी के पास उसके बिस्तर के किनारे बैठा उसकी हथेली थामे हुए था। रात के सन्नाटे में सिर्फ कमरे में धीमी सांसों की आवाजें गूंज रही थीं और उस कमरे की हल्की पीली रोशनी उस घबराहट को ढकने की कोशिश कर रही थी जो अभी भी अन्वी और तनीषा के चेहरों पर थी। कुछ समय तक सब शांत रहे, फिर तनीषा ने धीरे से कहा, अब क्या करोगे तुम दोनों? अगर सुबह किसी को पता चला तो हम सबकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। मयंक ने जैसे हल्का सा ठहाका लगाया, अरे यार सुबह होगी तो देखा जाएगा, अभी तो रात है और रातें बेफिक्र होने के लिए होती है। लेकिन अनवी ने परेशान स्वर में कहा, नहीं मयंक, बात मजाक की नहीं है, अगर वार्डन ने देख लिया तो हमारी क्लासेस बंद हो जाएंगी, हॉस्टल से निकाल देंगे। तभी दक्ष ने अपनी गहरी और शांत आवाज में कहा, अनवी शांत हो जाओ, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, कोई मामूली लड़का नहीं हूँ जो डर के भाग जाएगा। मैं दक्ष वीरानी हूँ और मुझे पता है क्या करना है। तुम दोनों लड़कियां परेशान मत हो, मैं और मयंक अभी यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन पैनिक मत करो। तनीषा ने पीछे पलटकर खिड़की की ओर देखा। इस वक्त कहाँ निकलोगे? सारे गेट लॉक हो चुके हैं और कोई गार्ड देख लेगा तो भी हंगामा हो जाएगा। मयंक ने मजाक में कहा, अरे हाँ, पकड़ ही लिया तो और अच्छा होगा, सबको पता चलेगा कि लड़कों का भी दिल होता है। लेकिन तनीषा ने घूर कर उसे देखा और मयंक ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, सॉरी बाबा, मैं तो ऐसे ही। लेकिन तभी अचानक उन्होंने तय किया कि थोड़ी देर और रुकते हैं। सभी थक चुके थे, रात के 3 से 4 बज चुके थे। फिर सब धीरे धीरे शांत हो गए, बातों में वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला और फिर जैसे आंखें अपने आप लग गई। दक्ष और मयंक दोनों छत पर जाकर लेट गए थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी और आसमान पर बादलों के बीच से चांद कभी कभी झांक रहा था। उन दोनों ने छत की रेलिंग के पास पीठ टिकाई और धीरे धीरे बातें करने लगे। बचपन, दोस्ती, घर की यादें और वो सब जो एक अधूरी जिंदगी में रह गया था। फिर दोनों को पता ही नहीं चला कब बातें करते करते नींद ने घेर लिया और कब आंख लग गई। जब अचानक सूरज की किरणें उनकी पलकों पर पड़ी और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी तो दोनों चौंक कर उठे। अरे सुबह हो गई, मयंक ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा। दक्ष ने चारों ओर देखा और बोला, सिट, ये तो उजाला हो चुका है, अब क्या करें? उधर अनवी और तनीषा की आंखें भी हल्की हल्की खुलने लगी थी और जैसे ही उन्होंने देखा कि बाहर सुबह हो चुकी है और दोनों लड़के अभी भी हॉस्टल के अंदर ही हैं तो उनके होश उड़ गए। अनवी घबरा कर उठकर बैठी और तनीषा उसके साथ। क्या कर दिया तुम लोगों ने? अब अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? हमें निकाल देंगे। तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों लड़कियां बुरी तरह डर गईं। अनवी ने कान पकड़कर कहा, ओह गॉड, अब तो पक्का वार्डन होगी। मम्मी, तनीषा की धड़कनें तेज हो गई। क्या करें अब? कहाँ छिपाएं इन दोनों को? लेकिन आवाज बाहर से और पास आ रही थी। तभी दक्ष की आवाज आई, देखो घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, जो भी होगा मैं मैनेज कर लूंगा। अन्वी लगभग रोती हुई बोली, नहीं दक्ष प्लीज, तुम लोग जल्दी निकल जाओ, इस हॉस्टल में बहुत ही सख्त वार्डन है, अगर उन्होंने देख लिया तो हम लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, प्लीज। लेकिन तभी दरवाजा खुल गया और सामने खड़ी थी वही अकड़ू वार्डन मैडम। साड़ी में कसकर बांधा हुआ पल्ला, माथे पर तीखी तिलक और आंखें आंखों में ऐसी आग कि लग रहा था सब कुछ भस्म कर देगी। उसकी नज़र जैसे ही मयंक और दक्ष पर पड़ी वो जोर से चीख पड़ी, लड़के हॉस्टल के अंदर, ये कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने बिना रुके पूरी स्टॉप को कॉल कर दिया। कुछ ही पलों में हॉस्टल की सुपरिटेंडेंट, बाकी वार्डन और अन्य टीचिंग स्टाफ वहीं आ पहुंचे। सबकी नजरें दक्ष और मयंक पर टिक गई। वहां सब हैरान थे, लेकिन तभी अचानक एक दूसरी महिला, जिन्होंने शायद पहले से ही किसी पत्रिका में दक्ष की फोटो देखी थी, वो फौरन बोल उठी, अरे आप तो दक्ष वीरानी है ना, वही डीबी इंडस्ट्रीज के लीडर। दक्ष ने अपना वही शांत लेकिन प्रभावशाली अंदाज दिखाया, जी हाँ मैं ही हूँ, और ये दोनों लड़कियाँ अनवी और तनीषा मेरी बहुत करीबी पहचान की हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं और इनके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लेकिन
वो अकड़ू मैडम बोली, देखिए आप कोई भी हो, लेकिन ये हॉस्टल है और इसकी कुछ मर्यादाएं हैं। लड़कों का अंदर होना पूरी व्यवस्था के खिलाफ है, इसलिए हम इन दोनों लड़कियों को अब यहाँ नहीं रख सकते। इनका ट्रांसफ़र किसी और हॉस्टल में करवा दीजिएगा, वरना बाकी छात्राओं पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दक्ष के चेहरे पर गुस्से की परछाई दिखी, लेकिन वो कुछ बोल पाता उसके पहले ही मयंक ने बात संभाली। कोई बात नहीं मैडम, आप चिंता मत कीजिए। अगर यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा तो हम उन्हें अपने घर ले जाएंगे। हमारे घर सिर्फ चार दीवारें नहीं है, एक सेफ जगह है जहाँ ये दोनों कभी किसी डर में नहीं रहेंगी। अन्वी और तनीषा का सामान फटाफट पैक करवाया गया। हॉस्टल की अन्य लड़कियों ने चुपचाप खड़े होकर ये सारा तमाशा देखा। किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अन्वी और तनीषा की आंखों में आंसू थे। बाहर निकलते वक्त तनीषा ने पीछे पलटकर देखा और धीमे से कहा, अजीब जगह थी, प्यार को गुनाह समझते हैं। दक्ष ने अन्वी की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब तुम जहाँ रहोगी वहाँ तुम्हारे हर ख्वाब को पनपने की पूरी इजाज़त होगी। और मयंक ने तनीषा को गाड़ी में बैठाते हुए मुस्कुरा कर कहा, अब देखो मेरा कमरा भी तुम्हारा है, मेरी सुबह भी और मेरी रातें भी। गाड़ी में बैठते ही अन्वी ने अपना सिर दक्ष के कंधे पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। अब डर खत्म हो चुका था। अब उन्हें सिर्फ प्यार और अपनेपन की गर्माहट महसूस हो रही थी। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।